नमस्ते। आपका स्वागत है। इस कहानी का आनंद लें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। एंड्रयू मिलर उस मंगलवार को भी ठीक वैसे ही जागे जैसे पिछले 15 सालों से जागते आ रहे थे। विक्टोरिया उनके बगल में बिस्तर पर शांति से सो रही थी। उनके बाल तकिए पर बिखरे हुए थे। एंड्रयू ने एक पल के लिए उन्हें देखा, जैसा कि वह हर सुबह करते थे, इतने मुकम्मल परिवार के लिए शुक्रगुजार महसूस करते हुए। उन्होंने साथ मिलकर एक मजबूत जिंदगी बनाई थी। एंड्रयू एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट थे और विक्टोरिया एक आर्किटेक्ट। उनकी दो खूबसूरत बेटियां थीं। 12 साल की सोफी, जो अपनी मां की तरह ही होशियार और दृढ़ थी, और 9 साल की एमा, जो एंड्रयू की तरह ही प्यारी और मिलनसार थी। शहर के बाहरी इलाके में एक आरामदायक घर, साल में 2 बार परिवार के साथ छुट्टियां, और रविवार को ससुराल वालों के साथ डिनर। पिछले ही हफ्ते उन्होंने सोफी के स्कूल में एक और साल पूरा होने का जश्न मनाया था। विक्टोरिया ने हमेशा की तरह सब कुछ परफेक्ट तरीके से आयोजित किया था। सजावट, केक, दोस्तों के लिए तोहफे। एंड्रयू को याद था कि जब सोफी ने अपने माता-पिता को दुनिया के सबसे अच्छे माता-पिता होने के लिए धन्यवाद दिया, तो विक्टोरिया कैसे मुस्कुराई थी। उस रात जब वे पार्टी के बाद किचन साफ कर रहे थे, विक्टोरिया ने उनके कान में फुसफुसाया था, हम सच में एक कमाल की टीम हैं। विक्टोरिया जागीं और उन्हें देखकर मुस्कुराईं। गुड मॉर्निंग, लव। गुड मॉर्निंग। क्या तुम ठीक से सोईं? तुम्हारे बगल में मुझे हमेशा अच्छी नींद आती है। उन्होंने एंड्रयू के होठों पर हल्का सा चुंबन लेते हुए जवाब दिया। यह सच था। उनके बीच अब भी नजदीकियां थीं। वे अब भी हर बात पर चर्चा करते थे और अपनी बेटियों की शरारतों पर साथ में हंसते थे। एंड्रयू खुद को एक भाग्यशाली इंसान मानते थे। शादी के 15 साल बाद भी वह अपनी पत्नी से प्यार करते थे। नाश्ते के दौरान विक्टोरिया ने उन्हें ऑफिस के नए प्रोजेक्ट के बारे में बताया, एक शॉपिंग मॉल जिसे वह डिजाइन कर रही थीं, जो उनके करियर का सबसे बेड़ीडीहा प्रोजेक्ट था। एंड्रयू ने हमेशा की तरह ध्यान से सुना, सुझाव दिए और उनका हौसला बढ़ाया। तुम हमेशा की तरह कमाल कर दोगी, उन्होंने मेज के पार से उनका हाथ पकड़े हुए कहा। सोफी और एमा नाश्ते के लिए नीचे आईं और किचन स्कूल और दोस्तों की बातों से गूंज उठा। विक्टोरिया ने एमा को उसके होमवर्क में मदद की, जो वह करना भूल गई थी, जबकि एंड्रयू ने सोफी का बस्ता चेक किया। यह एक सामान्य परिवार की एक सामान्य सुबह थी। एंड्रयू ने काम पर जाने से पहले दरवाजे पर विक्टोरिया को चूमा, जैसा वह हर रोज करते थे। आई लव यू, उन्होंने कहा, जैसा वह हमेशा कहती थीं। आई लव यू टू, उन्होंने जवाब दिया, जैसा वह हमेशा जवाब देते थे। लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब वह कुछ जरूरी दस्तावेज लेने के लिए सुबह सुबह घर वापस आए, जिन्हें वह भूल गए थे। विक्टोरिया ऑफिस में कागजात व्यवस्थित कर रही थी जब उनका फोन मेज पर वाइब्रेट हुआ। वह किचन में कॉफी लेने गई थी और फोन वहीं छोड़ दुहश गई थी। स्क्रीन एक ऐसे संदेश से रोशन हुई जिसने एंड्रयू की दुनिया ही उजाड़ दी। आज रात तुमसे मिलने का इंतजार नहीं कर सकता, माय लव, बी। एंड्रयू ने कांपते हाथों से फोन उठाया। उन्होंने संदेश को 3 बार पढ़ा, इस उम्मीद में कि उन्होंने कुछ गलत पेराच लिया है, लेकिन शब्द वही थे, माय लव। उनका पहला ख्याल था कि यह एक गलती है, किसी ने गलत नंबर पर संदेश भेज दिया है। लेकिन बातचीत में सबसे ऊपर साफ साफ विक्टोरिया का नाम था। उनका दिल जोरों से धधकने लगा। शादी के 15 साल, दो बेटियां, एक साथ बनाई गई पूरी जिंदगी, और एक संदेश जो बता रहा था कि उनकी पत्नी की जिंदगी में कोई और आदमी है।
उन्होंने बातचीत खोली और विक्टोरिया और बी के बीच आदान प्रदान किए गए दर्जनों संदेश देखे। निजी संदेश जो चाहत और गुप्त योजनाओं से भरे थे। तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी बाहों में आने का इंतजार नहीं कर सकता, मैं तुमसे प्यार करता हूं। एंड्रयू को मतली आने लगी। संदेश पढ़ते हुए उनके हाथ कांप रहे थे। होटल में मुलाकातों, घर से निकलने के लिए विक्टोरिया द्वारा बोले गए झूठों और वे एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, इस बारे में बातचीत थी। जिस औरत ने 2 घंटे पहले दरवाजे पर उन्हें चूमते हुए कहा था कि वह उनसे प्यार करती है, वह महीनों से किसी और आदमी के साथ प्यार भरे संदेशों का आदान प्रदान कर रही थी। जब विक्टोरिया 2 कॉफी लेकर लौटी तो एंड्रयू उनकी कुर्सी पर बैठे थे, हाथ में फोन लिए। मैं अपना फोन भूल गई थी, उन्होंने खुशी से कहते हुए एक कॉफी उन्हें थमाई। अच्छा हुआ तुम वापस आ गए, मैं तुम्हें नए प्रोजेक्ट के कुछ स्केच दिखाना चाहती थी। एंड्रयू के चेहरे का भाव और उनके हाथों में फोन देखकर वह चुप हो गई। विक्टोरिया का चेहरा सफेद पीडीडीडीएच गया। कॉफी उनके हाथ से फिसलकर फर्श पर गिर गई और गर्म तरल किचन में फैल गया। एंड्रयू, मैं सब समझा सकती हूं। समझाओगी? उनकी आवाज अजीब सी निकली, जैसे कहीं दूर से आ रही हो। किसी दूसरे आदमी को भेजे गए इन प्यार भरे संदेशों के बारे में समझाओगी? यह समझाओगी कि तुम आज रात अपने प्रेमी से मिलने की योजना क्यों बना रही थी? विक्टोरिया कांपने लगी। यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। नहीं है? एंड्रयू अचानक खड़े हो गए। तो फिर मुझे समझाओ कि यह क्या है? समझाओ कि यह बी कौन है जो तुम्हें माय लव कहता है और जिसे तुम कहती हो कि तुम प्यार करती हो। विक्टोरिया ने कई बार मुंह खोला और बंद किया, लेकिन एक भी वाक्य नहीं बना सकी। 15 साल विक्टोरिया, 15 साल की शादी, 2 बेटियां, एक परिवार, और तुम मुझे धोखा दे रही हो? एंड्रयू, प्लीज मुझे समझाने दो। क्या समझाओगी? कि तुम दोहरी जिंदगी जी रही हो, कि तुम हर रोज मुझसे झूठ बोलती हो, कि जब तुम सुबह मुझे चूमती हो और कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तो वे सब खोखले शब्द होते हैं। विक्टोरिया रोने लगी। मैं सच में तुमसे प्यार करती हूं एंड्रयू, मैं हमारे परिवार से प्यार करती हूं। झूठ? वह अपने 15 साल के रिश्ते में पहली बार चीख है। जिसे तुम प्यार करती हो उसे धोखा नहीं देती, जिससे तुम प्यार करती हो उससे झूठ नहीं बोलती। जब तुम अपने परिवार से प्यार करती हो तो गुप्त मुलाकातों की योजना नहीं बनाती। मुझे प्यार हो गया, उन्होंने आंसुओं के बीच फुसफुसाया। तुम्हें प्यार हो गया। एंड्रयू ने इन शब्दों को ऐसे दोहराया जैसे वे जहर हों। और हमारा क्या? और सोफी और एमा का क्या? जो परिवार हमने मिलकर बनाया, उसका तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं था? उसका मतलब सब कुछ है। इसीलिए मैंने इसे छिपाने की कोशिश की, ताकि हमारा परिवार न टूटे। न टूटे? एंड्रयू कॉडी डहवाहट से हंसे। विक्टोरिया, तुमने इसे पहले ही तोड़ दिया था है के लिए दिया है। जिस पल तुमने किसी दूसरे आदमी के साथ संबंध बनाने का फैसला किया, तुमने हमारे परिवार को नष्ट कर दिया। विक्टोरिया ने उनके पास आने की कोशिश की, लेकिन एंड्रयू पीछे हट गए। कब से? एंड्रयू, कब से तुम मुझे धोखा दे रही हो विक्टोरिया? 6 महीने, उन्होंने धीरे से स्वीकार किया। 6 महीने। एंड्रयू को लगा जैसे किसी ने उनके पेट में जोर का घूंसा मारा हो। 6 महीने तुम मेरे बगल में सोकर उठी, मेरे साथ कॉफी पी, हमारी बेटियों के साथ डिनर किया, मुझे चूमा, मुझसे कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम झूठ बोल रही थी। 6 महीने तुम यह कहकर घर से निकली कि तुम काम पर जा रही हो या दोस्तों से मिलने, और तुम अपने प्रेमी से मिलने जा रही थी।
मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, लेकिन हुआ और तुमने इसे जारी रखने का फैसला किया। तुमने 6 महीने तक हर रोज झूठ बोलने का फैसला किया। तुमने मेरे प्रति ईमानदार रहने के बजाय दोहरी जिंदगी जीने का फैसला किया। एंड्रयू किचन में टहलने लगे। जो कुछ भी उन्होंने खोजा था, उसे समझने की कोशिश कर रहे थे। 6 महीने, विक्टोरिया, तुम्हें पता है उन 6 महीनों में क्या हुआ? एमा का पहला दांत टूटा और हमने साथ में जश्न मनाया। सोफी ने स्कूल की गणित प्रतियोगिता जीती। हमने अपनी शादी के साढ़े 14 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए डिनर किया। हमने पिछले हफ्ते प्यार किया और तुम मेरा नाम ऐसे ले रही थी जैसे तुम सच में कुछ महसूस कर रही हो। विक्टोरिया चुपचाप रोती रही। वे सारी यादें अब दागदार हो गई हैं, क्योंकि जब मैं उन पलों को यह सोचकर जी रहा था कि हमारा परिवार खुश है, तुम सिर्फ दिखावा कर रही थी। मैं लद्दाखियों के साथ दिखावा नहीं कर रही थी, लेकिन तुम मेरे साथ दिखावा कर रही थी। तुम मेरी पत्नी होने का दिखावा कर रही थी। उसी पल सोफी किचन के दरवाजे पर दिखाई दी। पाइपलाइन की समस्या के कारण स्कूल से जल्दी छुट्टी हो गई थी। डैड, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? फर्श पर कॉफी क्यों गिरी है? एंड्रयू ने अपनी बेटी को देखा और महसूस किया कि उनका दिल टूट गया है। कोई कैसे समझाए कि उसका परिवार अब बिखर रहा है? विक्टोरिया ने जल्दी से खुद को संभालने की कोशिश की। हम लड्डा क्या नहीं रहे हैं, बेटा। बस मुझसे गलती से कॉफी गिर गई। लेकिन आप चिल्ला रहे थे। सोफी ने उन दोनों को शक की निगाह से देखते हुए जोरे दिया। सोफी, एंड्रयू ने धीरे से कहा, क्या तुम अपने कमरे में जा सकती हो? डैड और मॉम को बड़ी ड्यूहों वाली कुछ बात करनी है। सब ठीक तो है? सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करते हुए झूठ बोला। सोफी के जाने के बाद विक्टोरिया ने फिर कोशिश की। एंड्रयू, हम इससे निपट सकते हैं। मैं आज ही ब्रैंडन से रिश्ता तोड़ दिला दूंगी। हम थेरेपी ले सकते हैं, फिर से शुरू कर सकते हैं। ब्रैंडन? एंड्रयू को एक और छुरा घोंपने जैसा महसूस हुआ। वही ब्रैंडन जिसके बारे में तुमने पिछले महीने बताया था, वह सहकर्मी जो प्रोजेक्ट में तुम्हारी मदद कर रहा है। विक्टोरिया ने सिर झुका लिया। तुम अपने प्रेमी को हमारी जिंदगी में ले आई। तुमने उसके बारे में मुझसे ऐसे बात की जैसे वह सिर्फ एक सहकर्मी हो। तुमने मुझे उससे नमस्ते करने के लिए कहा जब हम पिछले हफ्ते रेस्टोरेंट में उससे मिले थे। एंड्रयू, यह सिर्फ एक आकर्षण था। हमारे रिश्ते के सामने इसका कोई मतलब नहीं है। 6 महीने का आकर्षण, 6 महीने का झूठ, गुप्त मुलाकातें, किसी दूसरे आदमी को आई लव यू कहना, यह कोई आकर्षण नहीं है, विक्टोरिया। यह एक चुनाव है। तुमने 6 महीने तक हर रोज मुझे छोड़ ढाकर उसे चुना। मैंने तुम्हें चुना, इसीलिए मैंने इसे छिपाया। तुमने कुछ नहीं चुना। तुम दोनों को चाहती थी। तुम्हें परिवार का स्थायित्व और अफेयर का रोमांच दोनों चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं होता। तुम दोनों को एक साथ नहीं रख सकती। एंड्रयू बेडरूम में गए और अलमारी से उनके कप डाढ़े निकालने लगे। तुम क्या कर रहे हो? विक्टोरिया हताश होकर उनके पीछे गई। तुम्हारा सामान पैक कर रहा हूं। एंड्रयू, रुको, चलो बात करते हैं। अब बात करने के लिए कुछ नहीं बचा है, विक्टोरिया। तुमने अपना चुनाव कर लिया। अब मैं अपना चुनाव कर रहा कहती हूं। कैसा चुनाव? मैं तुम्हें चुन रही हूं। मैं हमारे परिवार को चुन रही हूं। 6 महीने बहुत देर हो चुकी है। एंड्रयू कपड़े पैक करते रहे। तुम्हारे पास अपना सामान पैक करने और घर से निकलने के लिए 1 घंटा है। तुम मुझे मेरे ही घर से नहीं निकाल सकते। मैं निकाल सकता हूं। यह घर हमारे परिवार का है, और जब तुमने इस परिवार से झूठ बोलना शुरू किया, तुम इसका हिस्सा नहीं रही। विक्टोरिया घबरा गई। और लड्ढकियां, वे मेरी बेटियां हैं और वे रहेंगी। तुम उनसे जब चाहो मिल सकती हो, लेकिन वे मेरे साथ रहेंगी। एंड्रयू, प्लीज। जानती हो,
सबसे ज्यादा दुख किस बात का है विक्टोरिया? सिर्फ धोखे का नहीं, यह जानकर कि तुम 6 महीने तक मेरे मुंह पर झूठ बोलने में सक्षम थी। यह जानकर कि जब तुम मुझसे कहती थी कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तो तुम किसी और के बारे में सोच रही होती थी। यह जानकर कि जब मैं हमारे भविष्य की योजना बना रहा था, तुम गुप्त मुलाकातों की योजना बना रही थी। विक्टोरिया बिस्तर पर बैठ गई और बेतहाशा रोने लगी। मुझसे बहुत बड्डेढ़ी गलती हुई, लेकिन हमारा परिवार इससे कहीं बढ़कर है। हमारा परिवार तब मायने रखता अगर तुमने धोखा देने से पहले इसके बारे में सोचा होता। एंड्रयू, लद्दाखियों को उनकी मां की जरूरत है। लद्दाखियों को एक ऐसी मां की जरूरत है जो ईमानदारी और वफादारी का उदाहरण बने, न कि ऐसी जो अपने ही परिवार से झूठ बोले। तुम अपने घमंड में अपनी बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। मैं बर्बाद कर रहा हूं? एंड्रयू गुस्से से भरी आंखों से उनकी तरफ मुद्दे। मुझे 1 घंटे पहले अफेयर के बारे में पता चला। तुम 6 महीने से धोखा दे रही हो। हमारी बेटियों की जिंदगी कौन बर्बाद कर रहा है? विक्टोरिया जवाब नहीं दे सकी। एंड्रयू ने एक सूटकेस पैक करके उन्हें थमा दिया। अब तुम्हारे पास 40 मिनट हैं। वह लद्दाखियों से बात करने नीचे गए। सोफी और एमा लिविंग रूम में थीं और साफ तौर पर समझ रही थीं कि कुछ गंभीर हो रहा है। बच्चों, हमें एक जरूरी बात करनी है। क्या मॉम जा रही हैं? सोफी ने सीधे पूछा। एंड्रयू अपनी बेटियों की समझदारी पर हैरान थे। हाँ, एमा पूरी बात समझने से पहले ही रोने लगी। मैं नहीं चाहती कि मॉम जाएं। मुझे पता है एमा, मैं भी नहीं चाहता था। लेकिन कभी-कभी बड़े देह लोग कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे सब कुछ बदल जाता है। मॉम ने क्या किया? सोफी ने पूछा। एंड्रयू ने एक गहरी सांस ली। कोई 12 साल की बच्ची को धोखे के बारे में कैसे समझाए? मॉम को किसी और से प्यार हो गया है। लेकिन वह तो आपसे पहले से ही प्यार करती हैं, एमा ने उलझन में कहा। वह करती थी एमा, लेकिन अब वह किसी और को भी पसंद करती हैं। सोफी तुरंत समझ गई। मॉम का कोई और बॉयफ्रेंड है? हाँ। यह गलत है, सोफी ने बच्चों की क्रूर सादगी के साथ कहा। हाँ, यह गलत है। एमा और जोर से रोने लगी। लेकिन मैं चाहती हूं कि आप लोग साथ रहें। एंड्रयू ने दोनों बेटियों को गले लगा लिया। मुझे पता है यह मुश्किल है, लेकिन तुम्हारे पास मॉम और डैड दोनों होंगे। बस अब हम अलग अलग घरों में रहेंगे। मॉम ने दूसरे आदमी को क्यों चुना? एमा ने आंसुओं के बीच पूछा। मुझे नहीं पता बेटा। कभी कभी लोग ऐसे फैसले करते हैं जो हमें समझ नहीं आते। 1 घंटे बाद विक्टोरिया 2 सूटकेस लेकर नीचे आई। वह इतना रोई थी कि उनकी आंखें मुश्किल से खुल रही थीं। एंड्रयू, क्या यह सच में तुम्हारा आखिरी फैसला है? यही है। विक्टोरिया लद्दाखियों के सामने घुटनों के बल बैठ गई। मॉम तुम दोनों से बहुत प्यार करती हैं। वह कभी नहीं बदलेगा। तो फिर आप क्यों जा रही हैं? एमा ने पूछा। क्योंकि मॉम ने कुछ बहुत बुरा किया जिससे डैड को दुख पहुंचा। आप सॉरी बोल सकती हैं, एमा ने 9 साल की मासूमियत से सुझाव दिया। मैंने कहा, बेटा, लेकिन कुछ चीजें सिर्फ सॉरी कहने से ठीक नहीं होती। सोफी खड़द ही हो गई। मॉम, क्या आप उस दूसरे आदमी से हम सबसे ज्यादा प्यार करती हैं? नहीं, मैं तुम दोनों से दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूं। तो फिर आपने उसे क्यों चुना? विक्टोरिया नहीं जानती थी कि क्या जवाब दे। उन्होंने दोनों बेटियों को चूमा और दरवाजे की तरफ बरा आ गई। क्या मैं वीकेंड पर इन्हें लेने आ सकती हूँ? आ सकती हो, एंड्रयू ने जवाब दिया। विक्टोरिया बिना पीछे मुद्दे सूटकेस लेकर घर से चली गई। 15 सालों में यह पहली रात थी जब एंड्रयू शादी के बिस्तर पर अकेले सोए। सोफी 2 बार उनके कमरे में आई, यह पूछने के लिए कि क्या वह ठीक हैं। एमा को बुरे सपने आए और वह अपनी मां को पुकारते हुए रोते हुए जाग गई।
अगले कुछ दिन एंड्रयू की जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन थे। उन्हें एक ही समय में पिता और माँ दोनों बनना सीखना था। घर, काम और अपनी बेटियों की भावनात्मक जरूरतों का ध्यान रखना था। विक्टोरिया हर रोज फोन करती थी, लेकिन बातचीत तनावपूर्ण और छोटी होती थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने ब्रैंडन से रिश्ता तोड़ दिया है और वह घर वापस आना चाहती हैं। यह इतना आसान नहीं है विक्टोरिया, एंड्रयू हमेशा जवाब देते। लेकिन मैंने खत्म कर दिया। मैं अब किसी से नहीं मिल रही हूं। और क्या इससे 6 महीने के झूठ मिट जाएंगे? क्या इससे मैं तुम पर फिर से भरोसा कर पाऊंगा? विक्टोरिया के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता था। 2 हफ्ते बाद विक्टोरिया लड़धकियों को उनके नए घर शहर के पास किराए पर लिए एक छोटे से अपार्टमेंट में पहले वीकेंड के लिए लेने आई। तुम कैसे हो? उन्होंने दरवाजे पर पूछा। एक ऐसी जिंदगी जीना सीख रहा हूं जो मैंने नहीं चुनी थी, एंड्रयू ने ईमानदारी से जवाब दिया। एंड्रयू, मैंने ब्रैंडन से रिश्ता तोड़ दिया है, फिर से ऑफ दिया है। मेरी जिंदगी में कोई और नहीं है। क्या हम फिर से कोशिश कर सकते हैं? विक्टोरिया, मैं कैसे भरोसा करूं कि कोई और ब्रैंडन नहीं आएगा? मैं तुम्हारी कही किसी भी बात पर कैसे विश्वास करूं? वह जवाब नहीं दे सकी। अगले महीनों में एक नई दिनचर्या बन गई। एंड्रयू ने तलाक के लिए अर्जी दी और लद्दाखियों की कस्टडी ले ली। विक्टोरिया ने इसका विरोध नहीं किया, यह जानते हुए कि अदालत में अफेयर के बारे में बताना मुश्किल होगा। सोफी ने अपेक्षाकृत अच्छी तरह से सामंजस्य बिठा लिया और 12 साल की उम्र में प्रभावशाली परिपक्वता दिखाई। वह अपने पिता की एमा के साथ मदद करती थी और नई दिनचर्या के बारे में कभी शिकायत नहीं करती थी। एमा को यह स्वीकार करने में ज्यादा समय लगा कि उसके माता-पिता अब कभी साथ नहीं होंगे। महीनों तक वह पूछती रही कि मॉम घर कब आएंगी। कभी-कभी लोग ऐसे फैसले करते हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता, एमा, एंड्रयू धैर्यपूर्वक समझाते। और जब ऐसा होता है तो हमें परिणामों के साथ जीना सीखना पड़ जाता है। लेकिन क्या आप मॉम को माफ नहीं करेंगे? माफ करना एक बात है, एमा, भरोसा करना दूसरी। मैं तुम्हारी माँ को माफ तो कर सकता हूं, लेकिन अब उन पर भरोसा नहीं कर सकता। और बिना भरोसे के कोई शादी नहीं हो सकती। विक्टोरिया ने कई बार एंड्रयू को फिर से विचार करने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमेशा मना कर दिया। 6 महीने के झूठ ने 15 साल के भरोसे को नष्ट कर दिया था। खोज के 1 साल बाद विक्टोरिया किसी और आदमी को डेट कर रही थी। एंड्रयू को यह सोफी से पता चला, जिसने सहजता से अपनी मां के दोस्त का जिक्र किया। तब एंड्रयू को एहसास हुआ कि उन्होंने सही फैसला किया था। विक्टोरिया ने इसलिए धोखा नहीं दिया था कि वह शादी में नाखुश थी। उन्होंने इसीलिए धोखा दिया था क्योंकि वह ऐसी ही थी, एक ऐसी इंसान जो समानांतर रिश्ते बनाए रखने में सक्षम थी, जो अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण लोगों से झूठ बोलने में सक्षम थी। 2 साल बाद एंड्रयू अपनी जिंदगी फिर से बना रहे थे। लद्दधकियां नई हकीकत के साथ ढल चुकी थीं। सोफी, जो अब 14 साल की थी, तलाक के कारणों को पूरी तरह से समझती थी। एमा, अब 11 साल की, अब भी मूल परिवार को याद करती थी, लेकिन उसने सुलह की कल्पना करना बंद कर दिया था। एंड्रयू ने विश्वास, ईमानदारी और पारिवारिक मूल्यों के बारे में कीमती सबक सीखे। उन्होंने पाया कि फिर से शुरू करना संभव है, फिर से खुश होना संभव है, लेकिन कुछ जख्म हमेशा के लिए निशान छोड़ दा चाहते हैं। कोके ने सिर्फ शादी को ही नष्ट नहीं किया था, इसने लड़धकियों की मासूमियत, शादी की संस्था में विश्वास और इस विश्वास को भी नष्ट कर दिया था कि सिर्फ प्यार ही एक परिवार को साथ रखने के लिए काफी है। लेकिन इसने उन्हें यह भी सिखाया कि सिद्धांतों का होना दिखावा बनाए रखने से कहीं ज्यादा मूल्यवान है, कि बच्चों को झूठ पर बने घर की बजाय एक ईमानदार घर में पालना बेहतर है।
भले ही वह टूटा हुआ क्यों ना हो। विक्टोरिया वीकेंड मुलाकातों के दौरान एक मां बनी रही, लेकिन एंड्रयू ने फिर कभी उनकी जिंदगी के बारे में जानने की इच्छा नहीं की। उन्होंने अपने चुनाव किए थे और अब परिणामों के साथ जी रही थीं। एंड्रयू की कहानी ने दिखाया कि धोखे का पता चलना विनाशकारी होता है, लेकिन उस खोज पर दी गई प्रतिक्रिया ही इसमें शामिल सभी लोगों के भविष्य को परिभाषित करती है। उन्होंने सुविधा पर ईमानदारी को, झूठी शांति पर स्वाभिमान को चुना। कुछ लोग धोखे को माफ करके शादियां फिर से बना सकते हैं, लेकिन एंड्रयू ने सीखा कि उनके लिए विश्वास पर कोई समझौता नहीं हो सकता। एक बार इतने लंबे समय तक टूटने के बाद इसे फिर से नहीं बनाया जा सकता था। उनकी कहानी ने उन्हें सिखाया कि कभी-कभी प्यार ही काफी नहीं होता, कि आपसी सम्मान, ईमानदारी और वफादारी जरूरी है। और जब ये तत्व टूट जाते हैं, तो कभी-कभी एकमात्र सम्मानजनक विकल्प फिर से शुरू करना होता है, भले ही वह दर्दनाक हो। अंत में एंड्रयू को अपने फैसलों पर कोई पछतावा नहीं था। उन्होंने अपने स्वाभिमान की रक्षा की थी और अपनी बेटियों को सिखाया था कि बेईमान कार्यों के परिणाम होते हैं। उन्होंने दिखाया था कि कुछ सीमाएं ऐसी होती हैं जिन्हें बिना कीमत चुकाए पार नहीं किया जा सकता। जिंदगी आगे बढ़ी, जो योजना बनाई गई थी उससे अलग, लेकिन सच्चाई पर आधारित। और एंड्रयू ने पाया कि यह झूठ पर बनी खुशी के किसी भी भ्रम से कहीं ज्यादा मूल्यवान था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करना न भूलें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। अगली बार मिलते हैं।